यहाँ देखिए, ये पुस्तक मेला आपने देखा। पुस्तक मेले में प्रकाशक अपनी पुस्तकों का प्रदर्शन कर रहे हैं और मेला विजिटर्स जो हैं वो अपने पसंद की किताबें चूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आज का जो दिन है वो प्रकाशकों की पुस्तकों को और मेला दर्शकों से और जो गतिविधियां हो रही हैं उनको हम लोग यहाँ दिखाएंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रकाशकों की चीज़ों को दिखाते हैं। यहाँ जो है दिखाना चाहेंगे मीडिया सेंटर, दिल्ली पुस्तक मेले में एक मीडिया सेंटर जो है वो बनाया गया है। यहाँ तिरंगा आप देख रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस तरह से जो है मेला पुस्तक प्रेमी जो है आना शुरू हो गए हैं और लोग अपनी अपनी पसंद की चीज़ों को दिखाना शुरू कर रहे हैं। तो ये मेले की रौनक है ये। माइंड डेवलपिंग एजुकेशनल बुक्स, ये बच्चों के जो मानसिक वृद्धि आप कहें उसकी यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पर रीडर्स कॉर्नर है, अगर किताबें देखकर आप पढ़ना चाहते हैं तो बैठकर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे नोवेल की किताबें हैं, तो आप देख सकते हैं। यही मेले की रौनक है। ये प्रगति मैदान के हॉल नंबर 3 और 4 जो है स्टेट ऑफ आर्ट जो बनाया गया है और आगे अभी कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं। हो सकता है अगले ट्रेड फेयर तक ये मेला पूरा तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हम आ गए हैं नेशनल बुक ट्रस्ट का भी, जो कि 25 फरवरी से नेशनल बुक ट्रस्ट 5 मार्च तक मेला का आयोजन करेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट का आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो 25 फरवरी से अब तैयार रहें। एक बहुत बड़े पुस्तक मेले की तैयारी हो रही है जो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रगति मैदान में लगाया जाता है। यहाँ पर इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का स्टॉल है। तो इस तरह से एटलस का स्टॉल है, अल-तासील जी अल-इल्मी। बताएं, जम्मू कश्मीर से आए हैं जी? आप यहाँ अपने स्टॉल पे खड़े हो जाइए। और ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है जी। हाँ जी। अल-तासील, ओके जी। देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर से आए हुए भाई को हम एग्जिबिटर हैं, ये कुछ दिखाना चाहते हैं जी। ये अल-तासील अल-अरबिया की तरफ से अल-अरबिया बैन यदै औलादिना हाँ, और अल-अरबिया बैन यदै की कंप्लीट सीरीज़ है जो हम स्कूल्स को प्रोवाइड करते हैं हाँ। ताकि वो बच्चों को अच्छे से जो है अरबिक लैंग्वेज पढ़ा सकें। ठीक है, ये जो कंप्लीट बुक है 12 सीरीज़ की एक कंप्लीट बुक आती है अल-अरबिया बैन यदै औलादिना, जो बच्चों के लिए मुनासिब है। और अल-अरबिया बैन यदै कंप्लीट सेट 8 अज्जा पर मुश्तमिल है जो बड़ों के लिए अरबिक सिखाने के लिए काफ़ी मुफीद है जी। ये है हमारी। अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। हाँ, अल-तासील अल-इल्मी जम्मू व कश्मीर। हमारे साथ रब्ता करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0091 6006 029396। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए। ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि किस तरह से जो दूर दराज इलाकों में, आप सोचिए गाँव में किस तरह से इस मेले को आप पहुँचा सकते हैं। तो यही एक माध्यम है जो सोशल मीडिया पे आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड द मैथ्स ऐप, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और यहाँ पर स्कॉलर्स हब की किताबें हैं, बच्चे बड़े सबके लिए। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है और सब लोग अपने पसंद की चीज़ें जो हैं वो यहाँ घर ले जाना चाहते हैं और इस अवसर की तलाश में भी रहते हैं कि कब पुस्तक मेला लगे। और चूँकि बहुत कोरोना के बाद ये मेला लग रहा है, इसलिए मेला दर्शकों में, पुस्तक प्रेमियों में एक अलग सा उत्साह नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपको निःशुल्क पानी पीने की भी व्यवस्था है और अन्य जो सिविक फैसिलिटीज़ चाहिए वो यहाँ पर है। और ये एयर कंडीशन हॉल है, तो सुबह से ही आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं
पहुंचना शुरू हो गए हैं और मेले का आनंद भी ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को दिखाने की हमारी कोशिश होगी और फिक्शन, नॉन फिक्शन और रेट भी लिखे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं 150 रुपये का वहाँ पर लिखा हुआ है। और तो एक झलक जो है दिखाना इस मेले की का ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे कहीं कहीं पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पुस्तक मेले में एक ज्ञान वृद्धि कर रही हैं। तो घर बैठे एक तरह से ये है बाइस्कोप है जिसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए तिरंगा लगा हुआ है और ये इग्नू का स्टॉल है। यहाँ इग्नू का यहाँ पे हस्ताक्षर भी किया हुआ आप देखिए। ITPO प्रगति मैदान का ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे तिरंगा, इग्नू का जन जन का विश्वविद्यालय, इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। और तो यहाँ पर इग्नू में बातचीत करने के लिए हम चाहेंगे कि इग्नू जो कि दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका देता है। तो आइए इग्नू के बारे में विशेष जानकारी उनके स्टॉल पे जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। और इग्नू के कई कोर्सेज चलते हैं जिसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। कब एडमिशन होता है, किस तरह के लोग एडमिशन ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मैं परिचय भी चाहूँगा कि नमस्कार, मेरा नाम माइक आप ले लीजिए। जी हाँ, बताएं। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान जो है इग्नू ने जिस तरह से तिरंगे को यहाँ लहराया है और यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक पेविलियन भी है, वहाँ भी चलेंगे हम लोग। और यहाँ पर देखिए जो इग्नू का आकर्षण है वो बहुत ही होता है क्योंकि दूर दराज के लोग जो हैं वो शिक्षा प्राप्त कैसे करेंगे। तो मुक्त विश्वविद्यालय जो है या तो नेशनल ओपन स्कूल है या इंदिरा गांधी है या और भी जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो आज परिचय के साथ जानना चाहेंगे RJS पॉजिटिव मीडिया दिल्ली पुस्तक मेले में आप इग्नू के कोर्सेज़ के बारे में, कब एडमिशन ले सकते हैं, हमारे दूर दराज के भाई बहनों के लिए क्या बताना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मोनी सहाय है और मैं इग्नू में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हूँ क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 1 पर। और इग्नू इज़ दी ओनली यूनिवर्सिटी जो कि इस दिल्ली बुक फेयर में अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है एक विश्वविद्यालय के तौर पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मेरा मानना है कि ये बुक फेयर 5 दिन में 6 दिन में जो भी इसकी अवधि है उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। पर जो जानकारी आप इग्नू के स्टॉल से लेके जाएंगे वो आपको आजीवन काम में आएगा और आजीवन आप जो शिक्षा यहाँ से प्राप्त करेंगे वो हमेशा आपको यूज़फुल रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू का पैन इंडिया कवरेज है और हमारे यहाँ स्टडी सेंटर्स जो हैं वो अक्रॉस इंडिया हैं और सारी जगहों पे लगभग जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर इंडिया, सब जगह हमारे स्टडी सेंटर्स हैं। तो कोई अगर किसी बहुत सुदूर इलाके में है, किसी रिमोट एरिया में है, किसी रूरल एरिया में है, तो वो भी हमारे यहाँ से प्रोग्राम्स कर सकता है। एंड वी हैव 21 स्कूल्स ऑफ स्टडी, जो हमारे विद्यापीठ है 21 विद्यापीठ, वहाँ पे हमारे तरह तरह के प्रोग्राम्स ऑफर में है। कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम है, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस के प्रोग्राम हैं और वोकेशनल एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, जेंडर एजुकेशन है, ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंसेज है, तो बहुत इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं। तो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ है और उसमें से काफ़ी सारे हमारे स्किल ओरिएंटेड हैं।
तो जो आज हमारे गवर्नमेंट का भी फोकस है कि स्किल ट्रेनिंग करानी है ताकि उनका एजुकेशन प्रोडक्टिव हो, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। हर बच्चा अपने इंटरेस्ट से और अपने बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर आकर के प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकता है और जहाँ पे वो रह रहा है किसी भी एरिया में वहाँ से अपने एजुकेशन को परस्यू कर सकता है, किसी भी उम्र में परस्यू कर सकता है। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो है वो इग्नू को थोड़ा यूनिक बनाती है और ये बहुत अच्छा मौका है कि जब यहाँ पे विजिटर्स आए तो एक बार इग्नू के स्टॉल को देखें ज़रूर और अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ से वो सिलेक्ट करके अपना फ्यूचर के बारे में और अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। क्या इग्नू का कोई हेल्पलाइन भी है, दूर दराज के लोग कोई शंका समाधान करना चाहें या वेबसाइट बता सकें? इग्नू का वेबसाइट है www.ignu.ac.in और इसके अलावे हमारे 56 क्षेत्रीय केंद्र हैं, रीजनल सेंटर्स हैं जो मोस्टली हर राज्य के कैपिटल में, हर स्टेट कैपिटल में मौजूद है और इसके अलावे भी कई जगहों पे प्रोमिनेंट प्लेसेस पे मौजूद है। स्टडी सेंटर्स जैसा मैंने बताया कि कई बार रूरल एरियाज़ में भी है, रिमोट एरियाज़ में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है। जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो इग्नू में आकर के यहाँ के प्रोग्राम्स को और कोर्सेज को देख सकते हैं। जी, तो इस तरह से इग्नू के बारे में आपको एक कंप्लीट जानकारी मिल चुकी है। लेकिन अगर इस पुस्तक मेले में आप आते हैं तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ के ऑफिसर से और जो स्टॉल पर हैं लोग, उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि कब कब वो अपने चॉइस का एडमिशन ले सकते हैं, किस कौन कौन सी फैकल्टी में वो अवेलेबल है, एडमिशन किस वक्त से एडमिशन होते हैं। जैसा हम कहते हैं ये इग्नू जन का विश्वविद्यालय है, तो ये आम लोगों के लिए है और सारे लोग जो भी इच्छुक हैं वो यहाँ पे फ़ायदा लें। जी हाँ, और इस पुस्तक मेले में ही नहीं, मुझे तो विश्वास है कि जो विश्व पुस्तक मेला लग रहा है जो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लगेगा 25 फरवरी से 5 मार्च तक 2023 में, तो उसमें भी इग्नू का स्टॉल ज़रूर रहेगा और हर साल रहता है। तो इग्नू के द्वारा शिक्षा जो है वो एक मान्यता प्राप्त शिक्षा होती है भारत सरकार का, उसमें कहीं डाउट ना हो कि कॉरेस्पॉन्डेंस है तो उसकी जो क्वालिटी है या उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी गुणवत्ता को अभी हाल में ही नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है उन्होंने विश्वविद्यालय को नैक का A++ ग्रेड दिया है, तो उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है और कंटेंट भी है और एजुकेशन के बहुत सारे एवेन्यूज़ भी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद RJS पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए। आज 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है और उसको लेकर हम लोग एक ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है इस तरह से लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उसका, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी। थैंक यू मैम, थैंक यू, जय हिंद। एक बार हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोनी सहाय है, मैं इग्नू में सहायक क्षेत्रीय निदेशक हूँ और इग्नू के ही क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 1 पर कार्यरत हूँ। जी हाँ, इस तरह से तो आपका परिचय भी हो गया और हम धन्यवाद करेंगे पॉजिटिव मीडिया की तरफ से और बताना चाहेंगे कि इस पुस्तक मेले को आप 26 दिसंबर 2022 तक देख सकते हैं और पुस्तकें ही नहीं, पुस्तकों के साथ स्टेशनरी का भी मेला लगा हुआ है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हैं, यानी पुस्तकें भी और स्टेशनरी भी। यही नहीं, गिफ्ट फेयर भी है, तो गिफ्ट फेयर में आप मनपसंद जो है वो गिफ्ट भी यहाँ से ले सकते हैं। और अब हम आ गए हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के पेवेलियन पे। आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये पेवेलियन है। पूरा पेवेलियन स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के चित्रों से भरा हुआ है और यहाँ पर जो एजुकेशन है वो देश के महापुरुषों को जानने, समझने और उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। ये दिल्ली पुस्तक मेले में इस तरह का पेवेलियन बनाना आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक नई दिशा देना है, क्योंकि ये मेला केवल पुस्तकों का और स्टेशनरी का नहीं है बल्कि ये एजुकेशन का भी पॉइंट है। तभी ये 26 साल पूरे कर रहा है। 26वां दिल्ली पुस्तक मेला। पुस्तक मेला इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से आयोजित किया जाता है। तो कितनी खूबसूरत तस्वीर है।
तो क्यों ना आइए चले पेविलियन के अंदर और आपको जानकारी देते हैं कि किन किन महापुरुषों की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। आप महात्मा गांधी को देख सकते हैं और इसमें उनके बारे में हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी का है उसके बारे में कि इस पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोही होने के बहाने प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये गांधी और उनके घनिष्ठ मित्र प्राण जीवन मेहता के बीच एक संवाद के रूप में लिखा गया, क्योंकि ये वे सभ्यता, भारत और इंग्लैंड की स्थितियों, निष्क्रिय प्रतिरोध और शिक्षा पर आधारित विश्वासों के बारे में बहस करते हैं। तो ये जानकारी मिलती है हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। भगत सिंह द्वारा मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भी बहुत चर्चित पुस्तक भगत सिंह जी ने लिखा, वाई आई एम एन एथेइस्ट बाय भगत सिंह। इस किताब के बारे में भी है कि ये भगत सिंह के सबसे प्रसिद्ध निबंधों में से एक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जहाँ नोबेल पुरस्कार मिला था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, और इस किताब के बारे में भी इसमें 103 कविताओं का ये संग्रह है, गीतांजलि। सरोजनी नायडू, भारत को किला, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजनी नायडू की लिखी हुई किताब 1905 में प्रकाशित हुई थी। ये कविता का एक सुंदर संग्रह है। जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के, जिन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत की उन कहानियों को प्रस्तुत किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना एजुकेटिव है। B.R. अम्बेडकर द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किताब लिखी गई थी। भारतीय संविधान के जनक के रूप में पहचाने जाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पुस्तक में तर्क दिया कि जाति की अनैतिकता को वेदों और शास्त्रों द्वारा बनाए रखा गया था और उन्हें गतिशील किए बिना कोई सुधार नहीं हो सकता। ये निबंध जाति व्यवस्था और इसके विनाश की आवश्यकता के बारे में बात करता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो विद्यार्थियों के लिए और सभी आम जनों के लिए भी, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड, ये जो पुस्तक है हिंदू मुस्लिम संघर्ष की उत्पत्ति और विकास का पता लगाती है और भारत के विभाजन के लिए कई योजनाओं का सारांश देती है, जिन्हें इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। तो बहुत ही रचनात्मक दृष्टि से इन पुस्तकों की रचना हमारे महापुरुषों ने की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय संघर्ष, द इंडियन स्ट्रगल, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, भारतीय संघर्ष पुस्तक। लाला हरदयाल, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, जी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मोहम्मद इकबाल का तरना है हिंदी, तो इसके बारे में भी जानकारी आप ले सकते हैं। दादा भाई नौरोजी की किताब के बारे में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम, सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा अ नेशन इन मेकिंग, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक द्वारा श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, शचीन्द्र नाथ सान्याल द्वारा बंदी जीवन, ये सब किताब, ये सब लेखक हुआ करते थे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन लोगों ने किताब लिखा, किताब में उन लोगों ने बताया कि भारत की क्या दशा है और उस दशा को ठीक करके भारत को एक दिशा दी जा सकती है। यही हमारे महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। आज भी ज़रूरत है, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, हमारे जो आदर्श हैं, जिन्हें हम स्टार कहते हैं, चाहे वो फिल्मों में हो या समाज में हो, उन लोगों को भी चाहिए कि किताबों के द्वारा भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कार को और भारत किस तरह से एक विश्व गुरु बन सकता है, उन किताबों में मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब और महात्मा गांधी, ये सब तस्वीरें हैं। JK रॉलिंग और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बुक्स आर द मीन्स बाई विच वी बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन कल्चर्स, ये है ख़ास बात राधाकृष्णन जी ने जो कहा है। और कुलवंत सिंह कहते हैं, आई एम एलोन बट नेवर लोनली, यू हैव ऑलवेज बुक्स अराउंड यू। और सावित्रीबाई फुले, RJS के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस, इनकी जयंती को मनाने की हम लोग ने शुरुआत की है। सिट आइडल नो मोर,
गो गेट एजुकेशन। और वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजुटेटेड। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम जिंदगी है। वहीं पर चाणक्य कहते हैं शिक्षा ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता और ना ही कोई छीन सकता है। ये बड़ी बात है चाणक्य की, चाणक्य नीति, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन अर्थशास्त्र के माध्यम से उन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी। और अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मेरा सबसे अच्छा मित्र वो व्यक्ति है जो मुझे ऐसी किताब दे जो मैंने पढ़ी ना हो। तो यही है, मेले में आकर आप जैसे है कि बुके न देकर आप बुक्स दीजिए, ये स्लोगन जो है मेले में दिखता है और दिखाना चाहिए। सिर्फ अपने लिए किताबें न ले जाएं मेला दर्शक, जो भी इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये अब्राहम लिंकन की बात को याद रखिए कि मेरा सबसे अच्छा मित्र वो व्यक्ति है जो मुझे किताबें दे जो मैंने पढ़ी नहीं हो। ये है हमारे महापुरुष। और वहीं अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, ऊंची से ऊंची शिक्षा क्यों ना हो, इसका आधार हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। तो इस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो पेवेलियन है उसमें आरजेएस आज़ादी की अमृत गाथा का 108वां कार्यक्रम पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस द्वारा दिखाया जा रहा है, दिखाने की कोशिश है। और इसको 2022 और 23 तक हम लोग 6 अगस्त 2023 में 6 अगस्त 2023 150वां कार्यक्रम करेंगे। 25 दिसंबर को हम लोग मनाएंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव, मनाएंगे 109वें कार्यक्रम के द्वारा और दिल्ली पुस्तक मेले में। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, हम लोग रविवार को, हर रविवार आरजेएस वेबिनार होता है वहाँ पर। तो इस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव का पेवेलियन आपको दिखाया गया इस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के माध्यम से। और यहाँ पर पुस्तक मेला ही नहीं, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ये स्टॉल है। और इसके साथ साथ जो स्टेशनरी फेयर है वो भी देखना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्टेशनरी फेयर लगा हुआ है और स्टेशनरी फेयर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पर स्पोक्स पर्सन अगर होंगे तो स्टेशनरी फेयर के बारे में उनको कैसा लग रहा है मैं आमंत्रित करूँगा। जी हाँ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। स्टेशनरी फेयर आप लोगों के लिए कैसा लग रहा है, ये माइक में आप बताएं। यहाँ का अनुभव तो मेरा बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग उत्साहित होकर यहाँ आ रहे हैं, बच्चे लोग भी काफ़ी स्कूल से आए हुए हैं। दे आर ऑल एक्साइटेड टू सी यू। नया नया रेंज यहाँ उन्हें देखने के लिए मिल रहा है। हमारे स्टॉल पे भी हमने 2-3 नई वैरायटी लॉन्च की है जिसको लेके उत्साहित है। बताइए, खुल के बताइए क्या क्या नई वैरायटी है, ताकि नई वैरायटी में हम लोगों ने यहाँ पे ये जो है लॉन्च किया है एक नया आइटम। ये अपना ये पूरा ऑल इन वन एक साइज़ में यहाँ पे अपना किस आयु वर्ग के लिए है ये अपना 5 साल के बच्चे से लेके ऑफिस गोइंग तक सभी लोग यूज़ करते हैं। स्टिकी नोट है, सभी लोगों के काम आता है। जी जी जी, बहुत अप्रिशिएट किया है ये प्रोडक्ट को। और ग्लू स्टिक्स में हमारी रेंज है, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। बाकी ग्लू स्टिक सब चाइना, कोरिया से इंपोर्ट होता है। ये इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है और क्वालिटी उससे बेहतर है। जी जी जी, ये ड्राई भी नहीं होगा और उसका स्टिकीनेस बहुत अच्छा रहता है। जी, तो ये इनोवेशन कैसे, टेक्नोलॉजी कैसे आपने? हमारे जो चेयरमैन है वो खुद एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, शिकागो से पढ़े हुए हैं। ये उनकी खुद का रिसर्च ने डेवलप किया है। ये भारत का पहला ब्रांड जो इंडिया में बना हुआ है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इस तरह से जो स्टेशनरी फेयर है उसमें आप लोग खुश हैं? रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमारे पास मार्कर की वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेंज है। हाँ, जैसे ये पेंट मार्कर है हमारे पास में, ये निकाल के दे दें यार फटाफट।
ये पेंट मार्कर है, इसमें 42 कलर आते हैं। ये फैब्रिक मार्कर है जो कपड़े पे डिज़ाइन बनाने के काम आता है। ये विंडो ग्लास मार्कर है, इसको चॉक मार्कर भी बोलते हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। ये एक्रेलिक मार्कर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से नए नए मार्कर और नए नए चीज़ें जो हैं सेरेमिक मार्कर मेले में आई हुई हैं। हाँ। और यही हमारे दिखाने का उद्देश्य है कि आप अगर एक बार मेला आएंगे तो अभी 26 दिसंबर तक मेला है और रुकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि स्टेशनरी फेयर जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा प्रदर्शकों के लिए भी, और जो हमारे विद्यार्थी और जो गार्जियन आएंगे स्कूल बुक्स के साथ वो स्टेशनरी भी लेकर जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके सर। अलावा सर ये पहली बार इंडिया में लॉन्च किया है हम लोगों ने। व्हाइट बोर्ड मार्कर और परमानेंट मार्कर में हाँ। 8 कलर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतने कलर्स कहीं इंडिया में कोई दूसरी कंपनी में अवेलेबल नहीं है। 8 बहुत कलर अच्छा। के इंडिया को इसी तरह से बढ़ाइए आप लोग। इंडिया को 59 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी बहुत ज़रूरत वैरायटी है बहुत अच्छी है हमारे जी। मेले में रिस्पांस कैसा है? पास। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। चलिए, आपको रिस्पांस अच्छा है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की तरफ से एक डेमो किया जा रहा है हाँ। और ये यूट्यूब पे अपलोड होगा हाँ। और आप लोगों तक ये पहुंच जाएगा हाँ। और आप लोग इसको देखिए और इस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस को अपना आशीर्वाद दीजिए। और हम लोग इस तरह से पूरे मेले को आज दिखाने के लिए अभियान पर निकले हैं। इससे पहले हम लोगों का आज़ादी का अमृत गाथा कार्यक्रम 107वां सेमिनार हॉल में हुआ बहुत बढ़िया। और अब जो है आज हम लोग स्टॉल पर, हाँ। मतलब ब्रॉडकास्टिंग हाउस आपके द्वार, हाँ। ये है। हाँ। तो बहुत बहुत तो मेरी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भूषण हरदास है, मैं जनरल मैनेजर हूँ। मेरी कंपनी का नाम सोनी ऑफिस मेट प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग नागपुर बेस्ड कंपनी है। हमारे 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और करीब करीब हम 59-60 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा, ऑफिस स्टेशन बहुत अच्छा। नागपुर से हम लोगों की आरजेएस फैमिली भी जुड़ी हुई है वहाँ से। हम लोग हर रविवार आरजेएस वेबिनार करते हैं आज़ादी की अमृत गाथा के नाम से। वाह, वाह। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव की जन भागीदारी है बहुत बढ़िया। और 6 अगस्त को 2023 में 150वां कार्यक्रम करेंगे। बहुत बढ़िया जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, मीडिया थैंक यू। आप लोग भी आगे बढ़िए, All the very best. आप लोग भी बढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टेशनरी फेयर में जो लोग प्रदर्शक आए हैं वो लोग भी खुश हैं, खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। यानी कि उन विद्यार्थियों के लिए, उन गार्जियंस के लिए जो बाज़ार में चीज़ें नहीं मिलती हैं एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे। अब ये बेस्ट सेलर नोवेल जो है 200 रुपये में यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है कि आप चूज कर सकते हैं। इस तरह की किताबें भी मिक्स्ड लेखक की, प्रकाशक की यहाँ पे रखी हुई हैं, पद्म बुक कंपनी की। तो मैं और भी आगे आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए ऑथर्स कॉर्नर है। ऑथर्स कॉर्नर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ कोई आयोजन होने वाला है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे आयोजन भी हो रहे हैं। तो फटाफट जो है थोड़ा फास्ट, ये देखिए स्टेशनरी फेयर, यहाँ पे स्टेशनरी फेयर भी है। यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ है। स्टेशनरी फेयर जो है बहुत बड़ा स्टॉल है। देखने से पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी वैरायटीज़ जो है यहाँ रखी गई हैं। तो मेले में आने से ही ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं और ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो किसी दुकान में नहीं मिल सकती है, एक दुकान में नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए मेला तो आना ही पड़ेगा। और इस तरह के डायरी कैलेंडर जो हैं वो भी है, डिस्काउंट भी है, 25% डिस्काउंट नया साल आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए। कुछ बताना चाहेंगे? आप बच्चे के साथ आए हैं? जी। बच्चा बहुत एक्साइटेड था बुक फेयर में आने के लिए। अब इसको अपने स्कूल से रिलेटेड स्टेशनरी आइटम चाहिए, वो ढूंढ रहा है ये। और यहाँ क्या मिला? यहाँ ये अपनी जो साइंस की नोटबुक है वो सर्च कर रहा है। बेटे क्या सर्च कर रहे हैं? साइंस की प्रैक्टिकल फाइल। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th। तो मेले में आने की बहुत इच्छा थी। वेरी गुड। वो पूरी हो गई? अच्छा, अपने लिए लेंगे और भाई बहनों के लिए भी कुछ ले जाएंगे? ले जाएंगे, ज़रूर ले जाएंगे। ये सकारात्मक सोच है कि अपने भाई बहन के लिए भी और गार्जियन के साथ आए हैं। तो ये एक संस्कृति जो है, मेले की संस्कृति इसी तरह से बढ़ाई जाती है जब हम मेले में बच्चों को लेकर आते हैं, बच्चे और परिवार। और डिस्काउंट भी मिल रहा है, शायद दुकानों पे ना मिले तो मेले में डिस्काउंट। ये कॉपी, डायरी वगैरह सब चीज़ की दुकान है, सब चीज़ का स्टॉल है ये। और यहाँ देखिए स्टेशनरी है, यानी कि दिल्ली पुस्तक मेला और स्टेशनरी
देखने के लिए लोग जो हैं वो आ रहे हैं, हॉबी क्राफ्ट। तो फटाफट अब थोड़ा जल्दबाजी करते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि मेला तो 3-4 हॉल में है और जितना कुछ दिखा सकते हैं आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सोलो इंटेलियो जर्मनी का भी एक स्टॉल लगा हुआ है और नए साल से संबंधित भी है चीज़ें, कुछ हाइजीनिक चीज़ें भी हैं। ये बोतल की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि प्लास्टिक को अच्छा नहीं माना जाता है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये तांबे का जो है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है जो इन चीज़ों को लेकर आए हैं। यहाँ पे देखिए ये जर्मनी सोलो जो जर्मनी की है, ये बहुत सारे फोल्डर वगैरह जो हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉल है और ये 4 नंबर हॉल में है और डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, डायरी कैलेंडर वगैरह सब चीज़ है। डायरी नए साल पे व्यवस्था की गई है कि वो लेकर आएँ। और बैग्स भी, इस तरह के बैग्स भी आप देख सकते हैं, बड़े बड़े बैग्स जो हैं वो यहाँ पे। पेन भी है, जर्मनी का है ये, तो आप समझ सकते हैं कि विदेश के लोग भी दिल्ली पुस्तक मेले में आकर्षित हो रहे हैं। बहुत बड़ा स्टॉल है। यहाँ पर भी एक दूसरी कंपनी है, उनका भी स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ देखिए कितनी भीड़ है। चलते हैं, देखते हैं इस भीड़ का राज क्या है। मैं चाहूँगा कि लोगों से बात भी करना, इतनी भीड़ का राज क्या है। ये आप देखिए, ये कुछ बताना चाहेंगे, ये भीड़ का राज क्या है आपके स्टॉल पे? इतने लोग, क्या क्या चीज़ है आपके स्टॉल पे? स्टेशनरी की सारी रेंज है, जर्मन ब्रांड है जी। जर्मन ब्रांड है, जनरल जर्मन यानी विदेश की जो कंपनी है वो यहाँ पर आई हुई है दिल्ली पुस्तक मेले में। तो क्या क्या चीज़ है, ख़ास क्या है? स्टेशनरी रेंज सारी है, स्टेशनरी रेंज सारी है, तभी ये भीड़ है और बाहर की चीज़ों को भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इतनी भीड़ है तो चलिए आपको भी बता दें, और घर बैठे ही आप लोग बहुत कुछ देख चुके होंगे। ये दिल्ली पुस्तक मेले के साथ साथ स्टेशनरी फेयर भी लगता है और ये भी बहुत उपयोगी फेयर होता है और बहुत ही स्पेस है यहाँ घूमने फिरने के लिए। एयर कंडीशन हॉल है, 3-4 हॉल में लगा हुआ है और यहाँ पर आपके जायके का भी टेस्ट किया जा रहा है कि आपका जायका जो है, कुछ ऐसे नमकीन वगैरह के भी दिख रहे हैं। तो पुस्तकों के साथ जो है पुस्तक प्रेमी भी यहाँ पर आ रहे हैं और अपने पसंद की चीज़ों को ले रहे हैं। यहाँ पे एक और कंपनी है, डाटा किंग स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड, और ये देख सकते हैं कुछ ऑर्नामेंट्स इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, ग्रीटिंग्स कार्ड वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप चलते चलते मेले में थक गए तो बैठ सकते हैं, उसकी भी यहाँ पर बहुत जगह व्यवस्था की गई है। और अगर भूख लगती है तो आप क्या करें, मेले से बाहर जाएंगे, समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। हालांकि फूड कोर्ट में क्या कुछ है वो भी आपको हम इसमें दिखाना चाहेंगे कि फूड कोर्ट आखिर ज़रूरी कितना है, क्योंकि यहाँ पर मेले के बगल में ही ये फूड कोर्ट लगा हुआ है जहाँ पे आप देख रहे हैं चटोरी दिल्ली, जी हाँ, और लंच पॉइंट है। डोमिनो का भी यहाँ पे है, चाय गरम, सिंपली डोसा भी मिल जाता है और ग्रिल हब है। बॉम्बे का बड़ा पाव भी आप यहाँ देख सकते हैं, बर्गर भी है, बिरयानी, ब्लूज़। तो इस तरह की चीज़ों से समय बचेगा, तो इस ख्याल से ये खान पान की व्यवस्था जो है मेले के अंदर ही की गई है। अब कुछ कार्यक्रम जो होते हैं उसका स्पॉट दिखाते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और यहाँ ऑथर्स कॉर्नर है। ये ऑथर्स कॉर्नर है, आप देख सकते हैं यहाँ ऑथर्स आते हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है। कोई कार्यक्रम होने वाला है तो यहाँ बैठकर आराम से ऑथर्स कॉर्नर पे ऑथर अपनी बातों को रखते हैं। और 23 दिसंबर को ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, आप उसका ये लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चे आए थे। ऑन द स्पॉट ड्राइंग कंपटीशन, तो यहाँ बच्चे ऑन द स्पॉट ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था भी की गई है और कार्यक्रम भी समय समय पे हो रहे हैं।
और यहाँ पर जो है वो बच्चों के कार्यक्रम हुए थे कल, बचपन सोसाइटी की तरफ से, और मेले में बहुत मेहनत करके इसको सजा संवार रही हैं नंदिनी जी और अनु तलवार जी। ये लोग भी यहाँ पे कोई होने वाली है बचपन सोसाइटी और दिल्ली पुस्तक मेले का ये मंच है यहाँ पर। और हेमा मेटी मैम आ गई हैं। मैं दो शब्द, हाँ, हेमा मेटी जी बहुत बिजी हैं और कभी बात करेंगे, दिखाएंगे, जो कि मेले को सारी इंचार्ज हैं, देख रही हैं उस मेले को। तो यहाँ पे कार्यक्रम स्थल है ये यहाँ पे जैसे स्पॉट ड्राइंग कंपटीशन है उसी तरह से। और ये बगल में ही यहाँ पे मीडिया सेंटर है, एक बार दिखाया था, ये मीडिया सेंटर है जहाँ पे लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मीडिया वाले आएंगे तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं, और शांति है मीडिया के लिए। मीडिया लॉन्ज है, मीडिया लॉन्ज में बैठने की पूरी व्यवस्था है और चाय कॉफ़ी की भी व्यवस्था है। जो मीडिया वाले हैं वो चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, थकान दूर कर सकते हैं। तो इसके अलावा आइए हम चलते हैं अब सेमिनार हॉल में, और यहाँ पे हैप्पी साइंस है, हैप्पी साइंस जी। अब सेमिनार हॉल में चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं जी। आपने आमंत्रण दिया है तो आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। सर ये हम लोग है ना एक प्रिंटिंग मशीन बनाते हैं। प्रिंटिंग मशीन, फ्यूचर प्रिंटिंग, ये फ्यूचर प्रिंटिंग का स्टॉल है। आप यहाँ आइए, आपकी पूरी प्रिंटिंग को दिखाया जाएगा। ये लोगो प्रिंटिंग मशीन है जी। ये माइक ले लीजिए और पूरी बात बताइए किसके लिए उपयोगी है ये। जैसे आपने जो किसी भी डायरी पर हमको प्रिंट करना है, पेन पर, पेंसिल पर, कोई भी अपने को लोगो प्रिंट करना है वो हम लोग इससे प्रिंट कर सकते हैं जी। मास प्रोडक्शन में ये मशीन उपयोगी होती है। इसके अलावा किसी किताब पर कोई डिजाइन बनाना है या कोई करेक्शन करना है, मान लीजिए पहले चैप्टर का नाम राणा प्रताप छपना था और गलती से छप गया शिवाजी, तो उसको डिलीट करके शिवाजी की जगह राणा प्रताप भी छापा जा सकता है। वेरी गुड। तो कहाँ की मशीन है ये मशीन अपने इंडिया की। अरे वाह, बधाई हो इंडिया में मशीन लाने के लिए। टेक्नोलॉजी कहाँ की है? टेक्नोलॉजी बेसिकली जर्मन की है पर मशीन अपनी इंडिया में ही बनती है। इंडिया में बनती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मेक इन इंडिया। यस। तो मेक इन इंडिया का स्टॉल है ये, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया प्रिंटिंग मशीन। दिल्ली में ही बनता है। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं इसमें यहाँ पे मार्केटिंग हेड हूँ। मार्केटिंग हेड हैं। और फ्यूचर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी का नाम है। पिछले करीब 12 वर्षों से हम लोग। कैसा रिस्पांस रहा ये बताएं। रेस्पॉन्स तो देखिए हमारा जो मेनली है ना पब्लिशर्स और मैन्युफैक्चरर्स से होता है, तो वो सैटरडे और संडे में ही आने की संभावना ज़्यादा है। तो सैटरडे है और आपको संभावना जता रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं आप। तो पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आपकी ये बातचीत हो रही है और मेले को लाइव दिखाने की व्यवस्था हो रही है। ये वेबिनार के माध्यम से जूम पे लाइव यूट्यूब पे जा रहा है और स्टैंड बाई रिकॉर्डिंग जो है। आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमें अवसर देने के लिए आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। अब हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों की लाइन लगी हुई है। हमने अभी बताया था कि बच्चे जो है ऑन द स्पॉट ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। घूमने आए हैं? अच्छा, कहाँ से आए हैं? हाँ, ये चलते रहो। जीवन चलने का नाम है। बताओ कहाँ से आए? जी। क्या करने आए? पिकनिक या पुस्तक मेला? पिकनिक पुस्तक मेला भी देखने। हाँ, पुस्तक मेले में पिकनिक मनाने, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। पुस्तक मेला देखें और मेले में जानकारी भी हासिल करें। और यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव का पेविलियन भी है, वहाँ पे बहुत सारे महापुरुषों के किताबों के बारे में है, वो जानकारी, जनरल नॉलेज बढ़े। बहुत भारी संख्या में बच्चे आए हुए हैं। तो यही पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की यही कोशिश है कि इसको दिखाया जाए, मेले में आने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया जाए। इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि मेले में बच्चों को सुविधाएं बहुत दी जाती हैं ताकि मेले में बच्चे आएँ, और बहुत बड़ी लंबी लाइन है। मेले को सफल करने के लिए इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। बहुत अच्छे तरीके से मेले देखिए। बहुत बड़ी, अरे ये तो बहुत ही नेवर एंडिंग लाइन है, आप देख सकते हैं, नेवर एंडिंग लाइन। एजुकेशन पोस्ट, ये पॉजिटिव मीडिया के स्टॉल तक आ गए हैं, लेकिन लाइन अभी ख़त्म नहीं हो रही है।
ये मैं दिखाना चाहूँगा, लाइन ख़त्म नहीं हो रही है। आप ये देखिए, इतने बच्चे अगर इस मेले में एक दिन में आते हैं, 24 दिसंबर 2022 मेला तो वैसे ही सफल हो गया है। तो और यहाँ पर हम ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है। उससे पहले हमारे तनय जी से मुलाकात करते हैं। एजुकेशन पोस्ट नाम ही है, एजुकेशन पोस्ट। तो तनय जी, आपने ये स्टॉल जो है दिल्ली पुस्तक मेला में क्या पहली बार लगाया? हाँ सर। हाँ, ये माइक ले लीजिए और आप इधर आ जाइए, क्योंकि आपका जी जी ये तो हम अपना परिचय के साथ आप लोग बताएं थोड़ा और आगे आ जाए लाइट में। ये हमारी मैगज़ीन है, आप जैसा कि देख सकते हैं, यहीं आ जाइए, यहीं हाँ, ये हमारी मैगज़ीन है एजुकेशन पोस्ट, और हायर एजुकेशन पे हमारी सारी रैशनल, हमारे सारे इंसाइट्स, हमारे सारे जो है सारे कंटेंट जो है वो हायर एजुकेशन पे के ऊपर हम पब्लिश करते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे नई शिक्षा नीति आई है, उसमें अलग अलग प्रावधान हैं, अच्छे प्रावधान हैं, मतलब सारे अच्छे प्रावधान हैं, तो उसका माफ़ी चाहूँगा, तो इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर आने वाले भविष्य में उसमें कौन कौन सा उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को अगर 4 साल की अगर पढ़ाई या 3 साल की पढ़ाई है, बीच में किसी एक साल कारणवश अगर छोड़ना पड़ गया, मेरी माता जी को खुद छोड़ना पड़ गया था, तो अब उसका 1 साल ऐसा कहा जाता था बर्बाद हो गया। अब वो उसको डिग्री तो मिलेगी नहीं, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति है उसके मुताबिक उसको अगर 1 साल के बाद अगर किसी कारणवश अगर उसको छोड़ना पड़े तो सर्टिफिकेट देते हैं। तो इसी तरीके से इन्हीं सारे पहलुओं पर अलग अलग विधाएं हैं। अब आजकल के, पहले तो सिर्फ आर्ट्स कॉमर्स साइंस हुआ करते थे, आज के टाइम पे इतनी सारी ब्रांचेज आ गई जो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाती हैं। बेनेट यूनिवर्सिटी एक हमारे साथ, मतलब ये वन ऑफ द अच्छी यूनिवर्सिटी है जो नोएडा में है। एक और यूनिवर्सिटी है शिक्षा, जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सबसे हाईएस्ट जो डिग्री है वो पीएचडी है, लेकिन पीएचडी के बाद क्या होती है? फिर वो डीलिट होता है। भुवनेश्वर की एक यूनिवर्सिटी शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी, वहाँ पे डीलिट भी होता है कि आप उसके पीएचडी के बाद भी पढ़ सकते हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं? ग्रेजुएशन के बाद जो अभी नई शिक्षा नीति आई है ये अच्छा है। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि लोग 3 साल की ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अक्सर कई लोग सिर्फ ऐसे क्योंकि भाई उनको एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है। लेकिन अगर जो उसमें जो नया अभी यूजीसी का ड्राफ्ट आया है उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई फाइनल मतलब 4th ईयर में भी, ग्रेजुएशन के 4th ईयर में विथ रिसर्च फोकस अगर स्टडी करता है तो उसको ग्रेजुएशन विथ रिसर्च इस टाइटल के साथ डिग्री दी जाएगी, वो उसका टाइटल रेलेवेंट रहेगा, और उसके बाद वो सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। क्योंकि जो 1 साल का जो अक्सर ये पीएचडी का कोर्स जो एक प्रॉपरली एक पहले से कराया जाता था, रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, वो उसी फाइनल ईयर में पढ़ लेगा जो उसके बीएससी ग्रेजुएशन का होगा। तो इससे उसका 1 साल लगभग वो एफिशिएंसी और अच्छी तीव्रता के साथ और अच्छे आउटपुट देने के साथ। अच्छा, अब ये एजुकेशन पोस्ट की शुरुआत की कहानी बताइए, ये कैसे शुरू हुआ, क्या रिक्वायरमेंट फुल करने के लिए? ये सर हम 2011 में शुरू हुए थे, और हम सभी इस टीम बनाया आपने? हाँ, नहीं सर, हमारे शिवशंकर शर्मा सर हैं, वो एडिटर इन चीफ हैं। हाँ। तो हम सभी इस व्यथा से गुजर चुके हैं कि 12th के बाद क्या करें। दोस्त कुछ कर रहे होते हैं, हम करने लगते हैं। एक मूवी, एक फिल्म है लक्ष्य, उसमें इस बात को बखूबी दिखाया गया है कि उसका दोस्त जो एमबीए कर रहा होता है तो वो भी करने चला जाता है। वो खुद से नहीं पूछता है, या फिर वो खुद नहीं सोचता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो 12th के बाद का जो ग्रेजुएशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग कॉमर्स के बाद कुछ और करते हैं, आर्ट्स के बाद कुछ और करते हैं। तो उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते ये जो बच्चा कश्मकश में होता है कि मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। कभी कभी पेरेंट्स के प्रेशर में रहता है कि नहीं तुम यही पढ़ो। अब पता चलता है बच्चे की उसकी अपनी एप्टीट्यूड जो है वो आर्ट्स के फील्ड में है, या उसको उसका नंबर गेम अगर उसका अच्छा है तो कॉमर्स में अच्छा कर सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड तो अच्छा कर सकता है। उसको ज़बरदस्ती आप टेक्निकल में भेज दे रहे हैं। तो इन सारी तो बच्चे और मतलब स्टूडेंट के अपने एप्टीट्यूड को देखते हुए हमने इसकी शुरुआत की कि हायर एजुकेशन में हम कैसे कर सकते हैं। और बेनेट यूनिवर्सिटी, शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी, चेन्नई की यूनिवर्सिटी, भारत यूनिवर्सिटी, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी ऑफ हायर साइंस एंड रिसर्च, तो ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का जो हम खुद सर्च करते हैं जो लगभग सारी मल्टी डिसिप्लिन कराती हैं, जिसका अप्रोच जो फोकस हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी का भी है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग में कराती है, अलग अलग विधाओं में कराती है। अब बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये आज के 10-15 साल पहले ऐसी विधाओं का, इन स्ट्रीम्स का जो है वो बहुत नहीं था। लेकिन ये है कि आज के टाइम पे बायो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ऐसी बहुत सारी है। बेनेट यूनिवर्सिटी जो है
ये अब एक चीज़ बताऊंगा, गेमिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन एविएशन मैनेजमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग, इनमें प्रॉपरली एक ग्रेजुएशन कराती है कि आप मतलब फ्यूचर के हिसाब से जो है आप कर सकते हैं। तो हेल्थ में स्टेम थेरेपी जो है, हेल्थ में भी जैसे फिजियोथेरेपी है, माइक्रो फार्माकोलॉजी है, वो भारत जो भुवनेश्वर की जो शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी वो कराती है, चेन्नई की जो भारत यूनिवर्सिटी है से वो तो ये तीनों कराती हैं। तो अलग अलग विधाओं में, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी करना है, जी। सिर्फ यही पढ़ना है। जी, परंपरागत नहीं बल्कि जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में आप एजुकेट कर रहे हैं हाँ, बच्चों कि को। जो आने वाले फ्यूचर में, अभी मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल और दूंगा। कोरोना आया, अभी मैं दुआ करता हूँ कि जैसा चीन में बढ़ रहा वापस ना बढ़े। अभी चीन में अगर हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारी वैक्सीन से लेकर इन सारी चीज़ों में बनाने में मदद करता है। माइक्रोबायोलॉजी वो अक्सर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को, जो एक आम तौर पर कईयों को पता होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आम तौर पर लोगों को पता ही नहीं होता है। ये माइक्रो फार्माकोलॉजी, फार्मा अपने आप में जो हमारी वैक्सीन है वो सारी मतलब उसका एक विधा है। तो ऐसी अलग अलग विधाओं को खोजना और उनको स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, ये हमारा दायित्व भी है और ये हम काम भी करते हैं ताकि जो है स्टूडेंट्स को ये पता चल पाए। और धन्यवाद, मतलब जैसे सुरेश प्रभु साहब ने, सिंस वो पहले भी एक हमारे फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे मिनिस्टर्स का हमें साथ भी मिलता है कि वो अपने पर्सपेक्टिव इस बारे में अपने सारे पहलू जो है अपने हमसे शेयर भी करते हैं। तो ये भी एक चीज़ बहुत अच्छा। एजुकेशन पोस्ट को ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की पूरी शुभकामनाएं हैं। आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं और मेले में आपने स्टॉल भी लगाया है, और पहला स्टॉल है या पहले भी लगा चुके हैं? नहीं, इसके पहले नहीं, हम लोग तो इंतजार कर रहे थे 3 साल से। 3 साल से इंतजार करते हैं। पहला ये एजुकेशन मतलब फिजिकल तौर पे, ऑनलाइन तो मतलब ऐसे तो हो ही जाता है, लेकिन फिजिकल तौर पे ऐसे लोगों से मुखातिब होना ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। क्या अनुभव रहा दिल्ली पुस्तक मेले में एजुकेशन पोस्ट के स्टॉल पर? सर मैं पिछले मतलब अगर मैं 2020 की शुरुआत की इस मेले के दरमियान क्या अनुभव आपने किया? काफ़ी लोगों से बातचीत हुई आपकी। ये अच्छा लगा कि मतलब कोविड के लॉकडाउन के बाद मतलब लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से कोई एक पुस्तक मेला हो ताकि जो है हम फिर उसके बाद उसमें और किताबें, क्योंकि ऑनलाइन देखने में आपको बहुत समय जाता है। अब मिसाल के तौर पे जो स्टॉल लगे, अगर ये कोई हमारे एजुकेशन पोस्ट के स्टॉल पे अगर आता है तो अगर किसी की अगर एक पर्टिकुलर अगर एक रिक्वायरमेंट अगर है तो वो जो है इस बारे में वो पूछ सकता है कि भाई हमारी मेडिकल की वो है, हमारी मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, आप जो है हमें मेडिकल के बारे में बताइए। अब ऐसे किसी स्टूडेंट को अलग अलग ऑनलाइन जाकर के एक चीज़ पे जो है वो देखना पड़ेगा, तो अब उसे में ऐसा होता है कि अब अलग अलग देखेगा, उसमें बहुत वक्त जाता है। ऐसे एक नज़रिए में, लेआउट व्यू जिसे कहते हैं, एक नज़रिए में सबका नज़र चला जाएगा कि हाँ मेरी मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, माइक्रोबायोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड तो ये सारी चीज़ जो है हम इकट्ठा दिख जाएगा। तो ये मेरा जो है अनुभव रहा कि ये मैं खुद भी करता हूँ, जैसे किताबें ढूंढनी होती हैं। जी, मैं जो यहाँ पे हैं आपके स्टॉल पे मेला दर्शक आए हैं, किस तरह से आकर्षित हुए, तो एक शब्द जानना चाहेंगे। आप क्या देख रही हैं, क्या जानना चाहती हैं? परिचय से। मेरा नाम डॉक्टर संगीता है, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि एक ही जगह विभिन्न जितने भी सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, एक ही जगह वो सारी किताबें अवेलेबल हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हम देख पा रहे हैं, मैं बेटी को साथ लेके आई हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। वो आर्किटेक्चर की स्टूडेंट है, तो उसको बहुत बुक्स वगैरह चाहिए थी, तो आई थॉट इट्स अ गुड ओकेजन टू विजिट हियर। यहाँ आने की वजह जो एजुकेशन पोस्ट का ये है स्टॉल, यहाँ क्या दिखा रही थी? मैं बेटी के लिए वही आर्किटेक्चर की बुक्स देखना चाह रही थी। हाँ, ये गरिमा, ये बेटी है। कोई बात नहीं, बोलिए। तो इसी के साथ बेसिकली मैं इसी के लिए आई हूँ किताबें दिखाने के लिए। जी हाँ, तो अट्रैक्ट हो गई एकदम से। एजुकेशन पॉइंट है यहाँ, कुछ मैगजीन्स आपको दिखाई दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये ब्रॉडकास्टिंग हाउस, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, जिसके द्वारा ये जानकारी पहुँचाई गई है। अब हम सीधा जो है आपको ले चलेंगे सेमिनार हॉल में, जहाँ पर कि ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी का उठो जागो और मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ब्राह्मण्य बोधत। तो हम चाहेंगे कि जो कुछ भी चल रहा है आप तक पहुँचाएं। के जानकार हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर जीतराम भट्ट, डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी भी पधार चुके हैं
और हिंदी एकेडमी के सेक्रेटरी जीतराम भट्ट जी भी आ चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो बहुत बहुत बधाई हो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेमिनार हॉल में इस तरह के कार्यक्रम जो है यहाँ पे आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए डॉक्टर हरि सिंह पाल जी भी आ चुके हैं। कल आपके अध्यक्षता में यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया गया था आज़ादी की अमृत गाथा का 107वां कार्यक्रम। तो आइए अब हम सेटअप करते हैं और ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया मुख्य तौर पे पुस्तक लेखकों की संस्था है और हम अपने सभी अतिथियों का वक्ताओं का स्वागत प्रेम के साथ करते हैं। हमारे यहाँ पर गुलदस्ता और फूलों का कोई प्रश्न नहीं है और ये काम मैं देता हूँ तो मैं स्वागत कर रहा हूँ कलम के द्वारा दोनों अतिथियों का। तो इस तरह का एक संदेश है कलम के द्वारा स्वागत करना ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का। बुके नहीं बुक्स, ये भी एक स्लोगन जो है जिससे सभी परिचित होते जा रहे हैं धीरे धीरे। बुके नहीं बुक्स, और तालियां इस तरह से गड़गड़ा रही हैं। लोग खुश हैं। इस अभियान ऑथर्स गिल्ड के इस अभियान को एक संदेश वाहक के रूप में जाना जाएगा। गुलदस्ते की बजाय कलम दी। भारत में प्रत्येक वर्ष सवा लाख पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय संस्था है और हमारा जो वार्षिक अधिवेशन होता है उसमें हमेशा 60 और 70 के बीच में, अब जबकि थोड़ी संख्या कम हो गई है कोविड के बाद, तो 60-70 की थोड़ा इधर आ जाइए, अच्छी फोटो इधर से। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मधु भारद्वाज। बहुत बधाई आपको। ये देखिए हमारा लाइव भी जा रहा है, लाइव कर रहे हैं, लाइव यूट्यूब पे लाइव जा रहा है जी। ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस भी डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। तो हमने आगरा में करनी थी, आप बताते करो हम। इनके बाद डॉक्टर जनकराज जय कृपया मंच पर आए और अपनी पुस्तक का विमोचन करें। फोटो ले लेते हैं। एक मिनट हाँ लो ना, बस हो गया। ये ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा साहित्योत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर पुस्तक विमोचन हो रहा है, अलग अलग लेखकों की किताबों का विमोचन किया जा रहा है। मधु जी की दूसरी पुस्तक है आगरा की स्मृति। पुस्तक का नाम धड़कते रिश्ते बहती दीवारें।
डॉक्टर जनक राज जैन, तो हमारे सबसे पुराने सदस्यों में से एक है, बहुत बड़े वकील हैं और बहुत सारी पुस्तकें आपने लिखी हैं। डॉक्टर जनक राज जय की पहली किताब है इमरजेंसी ए पीरियड ऑफ जुडिशरी इम्पोर्टेंसी। उनकी दूसरी किताब है फ्रॉम शाहबानो टू सायरा फ्रॉम शाहबानो टू सायरा बानो। उसके बाद डॉक्टर सुदेश गोगिया जी आ जाइए। डॉक्टर गोगिया की तीसरी पुस्तक है बिट्रेयल ऑन अपॉइंटमेंट्स इन जुडिशरी, क्राई माय मदर क्राई। आइए सुदेश गोगिया जी मोटिवेशनल बुक्स लिखते हैं। आइए एक एक करके नहीं नहीं अच्छा चलो फिर अलग अलग एक एक आप रुकिए, आप आइए ना। आप कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर इधर 20 मिनट जाने नहीं देंगे। पहले आपने अच्छा अच्छा हाँ थैंक यू सर। ये 4 नाम हो रहा था, नाम बोल सुदेश गोगिया जी मोटिवेशनल बुक्स के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। आज इनकी 4 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। डिस्कवरिंग जॉय हैप्पीनेस एक्सेप्टली विदिन, इनर जर्नी फॉर हेल्थियर हैप्पियर लाइफ, मन रे तू काहे न घी धरे, हर पल यहाँ जी भर जियो। बहुत बहुत बधाई। ऐसे लिखते रहे। इसके साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अखिलेश आर्यन जी। कृपया आइए। आचार्य आइए डॉक्टर। ये भी इनकी भी चलती रहती है हमेशा। शाकाहार एवं मांसाहार का आर्थिक व वैज्ञानिक दर्शन। उनके बाद मेरा अनुरोध है अरुण कुमार पासवान जी से, कृपया मंच पे आए। और पासवान जी रेडियो से रिटायर हुए। अच्छा हमारा ऑफिस भी उनका बहुत सकता है। आइए आइए। सुंदर
लग रही है, इतना अच्छा उसका हेडिंग है। अच्छा सभी दर्शकों से निवेदन है कि लेखकों का स्वागत करते हैं, तालियों की मदद से। बहुत बहुत बधाई। इसके बाद में आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर हरि सिंह पाल, नागरिक संगम का विमोचन करा रहा हूँ। जुहू बीच काव्य संग्रह। हमारी कार्यकारिणी के सदस्य से डॉक्टर हरि सिंह पाल, इनकी पत्रिका नागरिक संगम। बहुत बड़ा अब मैं अवस्थी जी को इनकी अपनी किताब के लिए कर रहा हूँ। डॉक्टर अवस्थी की किताब है रंगोली के रंग। आपको बधाई। सुंदर है। ये मैं पहले स्क्रिप्ट लिखता था रंगोली का। अच्छा अच्छा आप आया संदीप जी आ गया जी बहुत लोकप्रिय है। नया फॉर्मेट किया था। वैसे मैं गेस्ट फैकल्टी में हूँ एक बार फिर से बता दूं कि ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के द्वारा दिल्ली पुस्तक मेले में प्रगति मैदान में ये पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हो रहा है। भाई आपने तालियां बजा दी अवस्थी जी के लिए। और यहाँ पर हिंदी एकेडमी से जीतराम सेक्रेटरी जीतराम भट्ट जी हैं, ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पदाधिकारी, और डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी भी मौजूद हैं। अब आगे कार्यक्रम बढ़ता हुआ। हाँ पहले कौन कौन आए हुए हैं? सब है और परीक्षा में है। चार से ज़्यादा नहीं, चार बजे ना, तो चार बजे कॉफी जैसे जीवन के अनेक पक्ष होते हैं, जीवन में अनेक रंग होते हैं, उसी प्रकार से साहित्य में आपको विभिन्न प्रकार के डॉक्टर यशस आगरा से आए हैं। आगरा से कौन कौन आए हैं? मोदी जी एक तो आई हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौसम के अंदर आप लोग आए हैं तो कुछ लोग मुझे पता चला कि रुक गए कहीं पर, चले थे वहाँ पर, वहाँ से और शायद पहुँच नहीं पाए, कुछ ऐसा हुआ है। तो चलिए मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर हैं। बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि आपने इतनी परेशानियाँ झेली और उसके बावजूद आप यहाँ पर आए। तो मैं कह रहा था कि लेखक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई निबंध लिखता है, कोई टेक्स्ट बुक लिखता है, पत्रकारिता में भी लेखक होते हैं। तो हर तरफ आपको लेखक कई प्रकार के मिल जाते हैं और समाज के अंदर लेखक की एक विशिष्ट भूमिका हुआ करती है। लेखक समाज को देखता है, समाज से लेता है और समाज को वापस देता है। माँ ने कहा था लेखक का वही काम होता है। आमतौर पर लेखक समाज सुधारक नहीं होता, लेकिन हाँ समाज की जो वितरणाएँ हैं, समाज में जो आनंद है, उन सबको सबके सामने प्रकट करता है और उसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वह समाज सुधार का काम भी कर दिया करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि जितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, उन सब बड़े परिवर्तनों के पीछे कहीं ना कहीं लेखक की भूमिका रही है। आप अमेरिका की क्रांति को देख लीजिएगा, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, उनको आप याद ना करें तो ना तो आप अमेरिकी क्रांति को समझ सकते हैं, ना ही बाद में जो संविधान बना अमेरिका का उसको समझ सकते हैं। फ्रांस की क्रांति की बात हम लोग करते हैं, वोल्टेयर, लॉक, रूसो जैसे लोग आ जाते हैं। रूस की क्रांति की बात करते हैं तो हम लोग गोर्की को याद करते हैं। तो इस रूप में जितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी लेखक का हाथ हम लोग को साफ तौर पे नज़र आता है। और आज हम इसी बात को लेकर के कि लेखक की क्या भूमिका होती है, और चूँकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लेखकों की क्या भूमिका रही, इस पर हम लोग आज यहाँ पर परिचर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, क्या कहिएगा आंदोलन था, वह विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था, बड़ा जन आंदोलन। इतनी बड़ी सीमा पर जनता ने आंदोलन में भाग लिया कि आपको दूसरा उदाहरण जो है वो नहीं मिलेगा। और इसमें हम देखते हैं इस आंदोलन को संगठित करने में, उसको आगे बढ़ाने में लेखकों ने जो है वो बड़ी भूमिका अदा की है। यह भी हम लोग देखते हैं कि इनमें दो प्रकार के लेखक रहे, एक जिन्होंने व्यवस्था को समझा और उसको उजागर किया, दूसरे वो लेखक थे जिन्होंने व्यवस्था को समझा, उसको उजागर किया और उसको बदलने के लिए संघर्ष भी किया। तो पूरा जो स्वतंत्रता काल है, संघर्ष का काल है, उसमें हम इस चीज़ को पाते हैं। यदि हम शुरुआत करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम एकदम आ जाता है, अपने समय के बहुत बड़े लेखक सत्याग्रह प्रकाश। और शुरू में गुजराती में लिखा, बाद में जब उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता संग्राम तभी आ जा सकता है जबकि हिंदी हो, तो उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और हिंदी में भाषण देना शुरू किया। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बड़ा नाम हमारे सामने आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद एक दूसरे गुजराती हमें बहुत लोकप्रिय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वह भी जो है वो एक दूसरा नाम जो हमारे सामने है, जिन्होंने हरिजन जन इंडिया, नवजीवन अखबार निकाले
उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी उनकी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। हिंद स्वराज उन्होंने लिखा था, जैसे ही उस हिंद स्वराज को उन्होंने लिखा वैसे ही वह गुजराती एडिशन जो था वो बैन कर दिया गया था। और मुख्य तौर पे ये गांधी जी का जो आंदोलन था उसको देखते हुए अकबर इलाहाबादी ने कहा था, शीशों ने कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो तलवार निकालो। जब गांधी हिंद स्वराज प्रकाशित कर रहे थे, उनके पुस्तक आई थी, तो उन्हीं दिनों एक और बड़ी पुस्तक आई थी, वो थी वीर सावरकर की इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यह पुस्तक बड़े शोध का परिणाम थी। सावरकर ने इस पर शोध किया था, क्योंकि इससे पहले ये कहा जाता था कि 1857 में जो कुछ हुआ था वह मुख्य तौर पर गदर था, सैनिक विद्रोह था। सावरकर ने पूरा शोध किया और यह सिद्ध किया कि यह मुख्य तौर पे पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें देश की जनता ने भी भाग लिया। ये दूसरा बड़ा नाम है। इस तरह से आप देखिएगा जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जरूर पढ़िएगा। भारत की असली तस्वीर आपको इस पुस्तक में मिलेगी। पिता के पत्र पुत्री के नाम, उसमें उन्होंने फिर से पूरे विश्व के बारे में अपनी पुत्री को जो है वह जानकारी दी है और उस माध्यम से हम लोग भी जो हैं बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते रहे। इस तरह से साहित्य में आप देखिएगा, साहित्य में एक तरफ महादेव वर्मा हैं, दिनकर हैं, जिन्होंने अपने साहित्य से लोग जनता के अंदर राष्ट्रीयता की गूंज भरी, उनके अंदर जो है राष्ट्रीयता के स्वर जगाए। तो दूसरी ओर सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे जिन्हें भारतीय आत्मा के नाम से याद करते हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी के रूप में भी जो है वो काम किया। तो देखो कि आप देखिए कितनी बड़ी तादाद जो है वो ये काम कर रही है। झंडा सत्याग्रह में सुभद्रा जी ने बहुत बड़ा काम किया था। उनके जो गीत हैं, खास तौर पे झांसी की रानी जो है, खूब बड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी की शायद हिंदी कविता का सबसे अधिक लोकप्रिय गीत है या कविता है। इस तरह से आप पत्रकारिता को देखिएगा, एक एक पत्रकार आए और उन्होंने जो है अपनी लेखनी से जनता के बीच में राष्ट्रीयता की भावना पड़ी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, केवल एक स्वराज का उदाहरण दूँगा। 1908 में ये प्रकाशित हुआ था, शांति नारायण भटनागर ने इसको प्रकाशित किया था। मतलब ये संपादक थे इसके, अपनी ज़मीन जायदाद देखकर ये पत्र उन्होंने शुरू किया। 2.5 वर्ष तक ये पत्र निकला, 75 अंक निकले और भटनागर जी को 2 वर्ष की सज़ा और 500 रुपये का जुर्माना हुआ था। उसके बाद जितने संपादक आए वो 8 संपादक थे। इन 8 संपादकों को कुल मिला के 125 साल की सज़ा जो है वो हुई थी। यानी कि अंग्रेज सरकार जो थी वो इतना अधिक घबरा गई थी। और ये 1908 की बात है। जब कोई संपादक गिरफ्तार होता था तो विज्ञापन आता था कि एक संपादक चाहिए, वेतन 2 सूखे ठिकाने रोटी, 2 सूखी रोटी, 1 गिलास ठंडा पानी, हर संपादकीय लिखने पर 10 वर्ष काले पानी की सजा। तो यानी कि आप देखिएगा, मैं बहुत समय नहीं लूँगा, कि लेखक जो हैं वो हर तरफ छाए हुए हैं। और आज जो है हम अपने सदस्यों से और अपने वक्ताओं से, अपने अतिथियों से उनके विचार जो हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में
लेखकों की भूमिका वो किस रूप में देखते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हरीश अरोड़ा आ गए? डॉक्टर संदीप शर्मा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विज्ञान लेखकों की भूमिका। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, अतिथि इसलिए कि अतिथि वो होता है जो बिना तिथि के आता है और आप सब लोगों को तिथि के साथ बुलाया गया है, इसलिए मैंने आपके सम्मान में तथिति सतिथि शब्द इस्तेमाल किया। गुलामी का भयावह अंधकार हम भारतीयों के लिए एक बड़ी समस्या थी। सभी वर्गों ने उसमें भाग लिया, युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, बच्चों के भी नाम आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा वर्ग था जिसने चुपचाप अपना काम किया और सारी दुनिया को ये बताया कि हम भी हैं जंग आज़ादी में हिंदुस्तान की जनता के साथ, और वो वर्ग था भारतीय वैज्ञानिकों का। गुलाम हिंदुस्तान में लगभग 200 शोध कार्य संपन्न हुए, जिसमें से 40 आविष्कारों को पेटेंट भी किया गया। और ये क्यों हुआ, इसके लिए मैं एक आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि गीता का एक श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आप सब जानते हैं कि आत्मा अजर है। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि ज्ञान को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, पानी से डुबोया नहीं जा सकता, पानी में डुबोया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, हवा उसको बहाकर नहीं ले जा सकती, और किसी भी रूप में कोई भी शिल्पकार ज्ञान को कोई आकार प्रकार नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञान भी आत्मा की तरह अजर और अमर है। तो हम देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने ज्ञान को जिस तरह से गीता के श्लोक के साथ जोड़कर देखा, तो उसमें उन्होंने पाया कि ज्ञान अजर अमर है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। इस क्रम में हमारे सामने जो सबसे बड़ा एक नाम आता है युवा वैज्ञानिक शंकर आबाजी भिसे जी का, जिन्होंने बहुत ही किशोरावस्था में बहुत सारे शोध कार्य किए। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं थे वो, और उन्होंने जो सबसे बड़ा आविष्कार किया वो था भिसे टाइप, जिसकी वजह से पत्रकारिता में, प्रिंटिंग में एक बहुत बड़ी क्रांति दुनिया में देखने को मिलती है। उनके विषय में लेख लिखे गए, उनको प्रोत्साहन दिया गया, और वो जब इंग्लैंड गए तो उन्होंने कहा था कि अब मैं लौटूंगा तो किसी आविष्कार के साथ ही लौटूंगा, अन्यथा नहीं आऊँगा। इसी बीच इंग्लैंड की एक पत्रिका ने एक विज्ञान की प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें भिसे जी ने भी भाग लिया और उनको पहला पुरस्कार मिला। तो तत्कालीन समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में उनके विषय में बहुत कुछ लिखा गया, और वो एक नाम आज भी सम्मान के साथ हम लेते हैं। इसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने भौतिकी में काम किया। उनके विषय में विशेष रूप से एक आर्टिकल इंग्लैंड में लिखवाया गया था ताकि पूरी दुनिया उनके विषय में जान सके। बाद में उनको भारत रत्न और लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रफुल्ल चंद्र राय
एक बहुत ही जाना माना नाम रसायन शास्त्री, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज को, हिंदुस्तान के समाज को और दुनिया को ये बताया कि हम आज भी अपनी पुरातन परंपराओं का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने जो शोध कार्य किए उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम गुलाम ज़रूर हैं, लेकिन हम अछूते नहीं हैं। हमारे पास ज्ञान का आज भी भंडार है। जगदीश चंद्र बासु, जिन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान और वनस्पति में काम किया, जिन्होंने पहली बार दुनिया को ये बताया था कि पौधे भी आपका प्यार समझते हैं और संगीत को भी वो समझते हैं। संगीत अगर आप पौधों के पास बजाएंगे तो उनकी रंगत बदल जाती है। ये सब काम हमारे समाचार पत्र उस समय कर रहे थे। समाचार पत्रों के साथ साथ किस्सा गोई भी थी, जो लोग एक दूसरे को बताते थे कि भारत के वैज्ञानिक किस तरह से दुनिया को एक नई रोशनी दे रहे हैं। मेघनाथ शाह खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने तारों की गणना के विषय में बताया सारी दुनिया को। वो भी एक चिरपरिचित नाम है। और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं थी। अन्ना मणि नाम की केरल की एक महिला, जो बाद में मौसम विभाग में एक चिरपरिचित नाम हो गया, उन्होंने बहुत सारे काम किए और ये सारे काम आज़ादी की लड़ाई के दौरान ये लोग करते रहे। आर्थिक विषमताएँ थी। जो वैज्ञानिक उस समय ब्रिटिश सरकार की नौकरी में थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया, अपनी प्रयोगशालाएँ खोली और हिंदुस्तान को आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग किया और सारी दुनिया को बताया कि हमारे जो शोध कार्य हैं वो किसी से कम नहीं। एक नाम और आता है नैन सिंह रावत जी का। उन्होंने तजाकिस्तान से लेके हिमालय की पूरी श्रृंखला का नक्शा तैयार किया था, मैप तैयार किया था, और आज भी उसी का अनुसरण हम करते हैं। दो नाम और हमें मिलते हैं एक मैगज़ीन में, जो उस समय की भारतीय पुलिस में अधिकारी थे। एक आर्टिकल था द फॉरगेटन पायनियर ऑफ फिंगरप्रिंट साइंस। उसमें दो भारतीय लेखकों के नाम आते हैं, अजीजुल हक और हेमचंद्र बोस, जिन्होंने अपराध की दुनिया में अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए उसके विषय में काम किया। और उनको बाद में उस समय की ब्रिटिश सरकार ने तो उनको सम्मानित नहीं किया, लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उनको सम्मानित किया। एक नाम और हमें मिलता है हिमालय के संदर्भ में, राधानाथ शिखधर जी का, जिन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई बताई थी। बाद में वो दुर्भाग्यवश अंग्रेज़ों ने उसको माउंट एवरेस्ट नाम दे दिया, लेकिन ये काम एक हिंदुस्तानी का था और ये सारी चीज़ें तत्कालीन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सतीश चंद्र दास गुप्ता गांधी जी के काफ़ी निकट थे और गांधी जी ये चाहते थे कि चरखे में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाए, उसको वैज्ञानिक रूप दिया जाए। उसके लिए उस समय 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, लेकिन वो शायद कोई जीत नहीं पाया। लेकिन सतीश चंद्र बोस जी ने उस पर काम किया और जो आज हमें चरखा मिलता है वो उन्हीं की देन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारी दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों ने गुलामी के दौरान सीमित साधनों में अपने पैसे लगाकर शोध कार्य किए, संपन्नता दिखाई और अंग्रेज़ों को ये बताया कि हम गुलाम ज़रूर हैं, लेकिन हम अक्षम नहीं हैं, हम
सक्षम हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिकों के द्वारा जलाया गया चिराग अंग्रेज कभी बुझा नहीं पाए। धन्यवाद। जय हिंद। विज्ञान का उतना ही महत्व है हमारे जीवन में जितने और दूसरे समाजशास्त्र हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन कौन से वैज्ञानिक कार्यरत रहे, सक्रिय रहे, उनके बारे में जानकारी जो है डॉक्टर संदीप शर्मा ने अभी हमको दी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मधु भारद्वाज जी को। आप आगरा से आए हैं। आगरा से पूरा एक ग्रुप चला था लेकिन पहुंच नहीं पाया मौसम के कारण से। मधु जी आए स्पेशली विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए आई हैं। मधु जी, आपका स्वागत है। आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आपके बीच में। प्रबुद्ध मंच को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी बंधु बांधव, विद्वान और विदुषियों का अभिनंदन करती हूँ। आज ऑर्थर गिल्ड के इस पावन मंच पर, जो कि पिछले 2 वर्ष कोरोना में हम लोग मुलाकात नहीं करा पा रहे थे, आज हमारी मुलाकात हो रही है। आगरा से हमारे सुधी भाई यश भी आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और मुझे पता था कि आगरा से आप आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। मेरा विषय स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्यकारों और कवियों की भूमिका। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद भावने, हे भगवती, हे भगवते, हे सीतापते, सीतापते, गीतापते, गीतापते। सन 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनजीवन की राष्ट्रीय भावनाओं की प्राथमिक अभिव्यक्ति थी। इसके बाद ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता ने विद्रोह की मशाल कई रूपों में देश और विदेश में जलाई। राष्ट्रीय आंदोलन की आंधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 20वीं शताब्दी में अनुकूल दिशा दी, लेकिन भारतीय कविता में राष्ट्रीय भावनाओं का सूत्रपात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो गया था। हिंदी में राष्ट्रीय काव्यधारा के जनक बने भारतेंदु हरिश्चंद्र। अपनी अनगिनत कविताओं में भारतेंदु ने राष्ट्रीय जागरण के मंत्रों का संचार किया। उनकी काव्य रचनाओं से ही हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा का श्री गणेश मानना होगा। उन्हीं की बनाई और दिखाए मार्ग पर हिंदी के परिवर्ती राष्ट्र कवियों का काफिला आगे बढ़ा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर यह जानने की इच्छा स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्यकारों या कवियों का क्या योगदान रहा। भारतवर्ष में आधुनिक विचारों के प्रचार प्रसार में, जिनमें से देशभक्ति सिर्फ एक है, विकासमान भारतीय भाषाओं,
और उनके साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्यकारों का अप्रतिम योगदान रहा है। साहित्य शीर्षक निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की महत्ता को स्थापित करते हुए लिखा है, ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम ही साहित्य है। शरीर का खाद्य भोजनीय पदार्थ है और मस्तिष्क का खाद्य पदार्थ है साहित्य। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिन साहित्यकारों और कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अहम भूमिका निभाई, उनकी संख्या अनगिनत है, लेकिन उनमें प्रमुख हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, शियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नाथूराम शंकर शर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ मिश्र, प्रभा जानकी वल्लभ शास्त्री, नागार्जुन, श्याम नारायण पांडे, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, श्यामलाल गुप्त, पार्षद सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अगे, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर। स्वतंत्रता आंदोलन में उपयुक्त साहित्यकारों और कवियों में से कुछ एक के योगदान को रेखांकित करना ही मैंने ज़्यादा समीचीन समझा है, इसलिए कुछों को ही लिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु जी ने अपनी राष्ट्रीय कविताओं में देश के अतीत का गौरव का गान किया है। देश के वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। अपने नाटकों में उन्होंने ब्रिटिश सत्ता पर करारी चोट की है, चाहे भारत दुर्दशा हो या अंधेर नगरी हो। भारत दुर्दशा नाटक में इन्होंने देश की दुर्दशा के सभी कारणों की ओर इशारा किया है और सभी देशवासियों को इस दुर्दशा पर रोने के लिए भी आमंत्रित किया है। आवो सब मिली रोहो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। उनके साहित्य में परंपरा के प्रगतिशील तत्वों के ग्रहण के साथ विद्रोह की बलवती चेतना भी है। उन्होंने निराशा और अवसाद की बेला में जीवन के प्रतिकूल शक्तियों से लोहा लिया और प्रगति की होड़ में देशवासियों को आगे आने की प्रेरणा दी। दूसरे लिए है मैंने प्रेमचंद। उन्होंने 1 दर्जन उपन्यास, 300 कहानियाँ, 2 नाटक एवं अन्य साहित्य की रचना की। प्रेमचंद का जन्म गुलाम भारत में हुआ था और उन्होंने अपनी आँखों से अंग्रेज़ों के अत्याचारों को देखा और महसूस किया। अतः उनकी रचनाओं में आज़ादी की मुक्ति की कामना दिखाई पड़ती है। सोजे वतन जो उनका कहानी है, जिसमें कुल 5 कहानियां हैं और संकलन की पहली कहानी दुनिया का अनमोल रतन, जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। और इसका एक वाक्य मैं बोलना चाहती हूँ, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। इस संकलन की अन्य कहानियाँ यथा देश प्रेम, यही मेरा वतन है, मैं भी देश की भक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ब्रिटिश हुकूमत में आग लगाने वाली सोजे वतन की प्रतियां जलाई गई थीं, लेकिन उसमें प्रेमचंद की चेतना नहीं जल सकी। उन्हें हिदायत दी गई कि सरकारी मुलाजिम हो, सरकार के खिलाफ कुछ न लिखो वरना परिणाम गंभीर होंगे।
यद्यपि प्रेमचंद का निधन 1936 में ही हो गया था, लेकिन उनके साहित्य ने स्वतंत्रता हिमायतियों में ऐसा जोश भरा कि 15 अगस्त 47 को अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर 7 समुंदर पार जाना पड़ा। प्रेमचंद का यह कथन बड़ा सटीक और सार्थक है कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। यह उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान है। तीसरे लिए है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपनी कृतियों में बालक, तरुण भारती, किसान मित्र, हिमालय, नई धारा जैसी पत्रिकाओं के संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले और आज़ादी के लिए दर्जनों बार अधिक जेल जाने वाले साहित्यकारों में उनका नाम अग्रणी आता है। बेनीपुरी जी एक कर्मठ देशभक्त साहित्यकार थे। इनका साहित्य इनकी अनुभूतियाँ और कल्पनाओं का स्पष्ट प्रतिबिंब उपस्थित करता है। भाषा ओजपूर्ण और सशक्त है। बेनीपुरी जी तब तक लिखते और लड़ते रहे जब तक कि आज़ादी नहीं मिली। ऐसे ही राष्ट्रभक्त साहित्यकारों के लिए लिखा गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। चौथे मैंने लिए हैं श्रीधर पाठक। उन्होंने अपनी कुछ एक कविताओं के द्वारा सामाजिक वैमनस्य, रूढ़ी रीतियों पर भी करारी चोट की है। अज्ञे ने उन्हें ठीक अपने काल का सर्वाधिक कवित्व संपन्न कवि कहा है। यद्यपि पाठक जी का आकस्मिक निधन 13 सितंबर 1928 को हो गया था, लेकिन उनकी निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ सदैव पाठकों में देशभक्ति की प्रेरणा देती रहेंगी। जय जय प्यारा देश हमारा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हों। वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हों, बांधवता में बंधे परस्पर परता की अज्ञानी हों। निंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अज्ञानी हों। निंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अज्ञानी हों। सब प्रकार परतंत्र पराई प्रभुता के अभिमानी हों। जय हिंदी, जय देश और जय हिंद। सभी ने शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ जाइए, बहुत पसंद है। स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्यकारों और कवियों की भूमिका विषय पर आपने अभी मधु भारद्वाज जी को सुना। आगरा से आप आई हैं विशेष तौर पे इस कार्यक्रम के लिए, और इसमें उन्होंने जो पूरी पीढ़ी है साहित्यकारों की, लेखकों की, उनके नाम लिए, और उनका पूरा पेपर मेरे पास है। काफ़ी बढ़िया शोधपूर्ण लेख है ये। और इसमें उन्होंने मुख्य तौर पे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी और श्रीधर पाठक, इनके अवदान को याद किया है। बहुत बढ़िया बोली आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि समय पर आपने अपनी बात पूरी की। अब मैं अभी अनिल जी आने वाले हैं। आमतौर पे तो जब तक वो आते हैं तब तक डॉक्टर अरुण पासवान को मैं आमंत्रित करूँगा। डॉक्टर पासवान रेडियो में रहे, रिटायर्ड हो गए, लेकिन रिटायरमेंट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरी तरह से सक्रिय हैं।
मंच पर आसीन विशिष्ट विद्वानों और समक्ष बैठे हमारे सुधी जनों को मेरा नमस्कार। आज की इस विचार गोष्ठी में मेरी बातचीत का विषय है स्वतंत्रता के लिए कलम का संग्राम। पंडित बालकृष्ण भट्ट साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहते हैं। दरअसल साहित्य समाज का दर्पण है। इससे अधिक समीचीन यह लगता है कि साहित्य समाज की आँख है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तो कहते हैं कि ज्ञान राशि का संचित कोश है साहित्य। सचमुच राष्ट्र या समाज में आज तक जितने भी परिवर्तन आए हैं वे सब साहित्य के माध्यम से ही आए हैं। साहित्य वो चिंगारी है जो किसी भी झोंके से बुझती नहीं, बल्कि ज्यों-ज्यों हवा तेज होती है त्यों-त्यों वह ऐसे बढ़ती और फैलती है मानो वह सूखे पुआल या रुई के पर्वत पर पड़ गई। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम इस सत्य का अपवाद कैसे हो सकता है? भारत में अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध पहला सामूहिक संग्राम सन 1857 में ही हुआ। वह संग्राम हालांकि दबा दिया गया, पर उसने इतना तो दम दिखा ही दिया था कि सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। फिर जो ब्रिटिश सरकार, कंपनी और जमींदार की त्रिस्तरीय सत्ता द्वारा शोषण शुरू हुआ तो उसमें पिसते आम लोगों, किसान, मजदूरों की दुर्दशा को आवाज़ मिलनी ही थी और वह आवाज़ तो साहित्यकार ही दे सकता था। कविता, कहानी, नाटक, गीत जैसे साहित्य से, क्योंकि आह से गान उपजता है, आह से चीख निकलती है, आह से विद्रोह होता है और आह से होता है दृढ़ संकल्प, जिसकी निर्मिति कवियों, लेखकों की कलम से होती है। कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और इसीलिए हमारी आस्था है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ को नमन है, जिसमें इस गीत को एक सन्यासी ने भावविभोर होकर गाया और उसने ब्रिटिश सत्ता को इतना भयभीत कर दिया कि इस पर लगी पाबंदी तब तक नहीं हटी जब तक भारत से अंग्रेजी सत्ता नहीं हटी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने उपन्यास गोरा में राजनीति, धर्म पर अपना दार्शनिक विमर्श प्रस्तुत करते हुए आज़ादी, सार्वभौमिकरण, भ्रातृत्व, स्त्री, जाति, वर्ग, परंपरा, आधुनिकता, शहर, किसान, औपनिवेशिक शासन इत्यादि पर अपने विचार देकर जनमानस को जागृत किया। गांधी जी ने गुजराती में हिंद स्वराज की रचना की 1909 में। उसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया, पर यह बताने के लिए कि इसमें कोई राजद्रोह नहीं है, उन्होंने उसे अंग्रेजी में भी प्रकाशित करवाया। बाद में 1938 में उस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। हिंद स्वराज में गांधी जी ने मूलतः कहा था कि आपके मन का स्वराज, आपके मन का राज ही स्वराज है। आपकी पूंजी सत्याग्रह, आत्मबल है, करुणा बल है। उसे आजमाने के लिए विदेशी को त्याग कर स्वदेशी को पूर्ण तरह अपनाने की ज़रूरत है, और हम जो करना चाहते हैं वो अंग्रेज़ों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपना कर्तव्य समझकर करें। यह गांधी जी की कलम का अहिंसात्मक संग्राम था। तिलक जब बर्मा के मांडले जेल में थे तो उन्होंने गीता रहस्य की रचना कर समाज को एक नया चिंतन दिया, और उन्होंने कहा कि गीता का प्रतिपाद्य विषय मोक्ष प्राप्ति नहीं, कर्म की प्रधानता है। हिंदी खड़ी बोली के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों की जो तस्वीर दिखाई उसकी कुछ वानगी देखिए। मरी बुलाऊं, देश उजाड़ूं,
महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे तुम राक्षस मानो जी। और भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन सब लूटे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। हम सभी ने सोजे वतन का नाम सुना, भी चर्चा भी हमने सुनी। सोजे वतन की प्रतियां आज उपलब्ध हैं, लेकिन जब ये प्रकाशित हुआ सोजे वतन तो इस पर प्रतिबंध लगा, इसकी सारी प्रतियां जलाकर नष्ट कर दी गईं। और जो नवाब राय के नाम से धनपत राय जी लिख रहे थे, वो उनका एक उसके बाद पुनर्जन्म होता है, पुनर्नामकरण होता है और वो प्रेमचंद बनकर आते हैं। लेकिन लिखना नहीं रुकता है, विद्रोह नहीं रुकता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती अंग्रेजों ने जब्त कर ली। उनकी कुछ पंक्तियां देखें। सुख का साधन है इसमें भरपूर, भरा धन है इसमें परहा, अब योग रहे न हमें, इससे दुख की जड़ आन जमी। और हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा हम सबों ने पढ़ी है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो जेल में व्यथित कोकिला से मुखातिब होते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, उल्लू का चर्रक क्यों जीवन की तान, गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और रामधारी सिंह दिनकर तो सीधा आह्वान करते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। और फिर नख दंत देख मत हृदय हाथ, गृह भेद देख मत हो अधीर, अंतर की अतुल उमंग देख देखे अपनी जंजीर वीर। यह पवन परम अनुकूल देख रे, देख भुजा का बल अथा, तू चले बेड़ियां तोड़ कहीं, रोकेगा आकर कौन राह, डगमग धरणी पर दमित तेज, सागर पारे सा उठे डोल, उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत माँ के शार्दूल बोल। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी आ रही हिमालय से पुकार है, उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। और अपने कथन के अंत में मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियाँ जो सरफरोशों का स्वाभिमान बन गई थी, उसे आपको समर्पित करना चाहूँगा। बला से हमको लटकाए अगर फांसी से, बला से हमको लटकाए अगर फांसी से, लटक दे आए अक्सर पै करे इशार फांसी से, इतने सरफरोशाने वतन बन जाएंगे कातिल, कि लटकाने पड़ेंगे नित तुझे दो चार फांसी से, कि लटकाने पड़ेंगे नित तुझे दो चार फांसी से। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। कविताओं के माध्यम से हमने पूरे स्वतंत्रता संग्राम की जो है यात्रा की। मुझे लगा कि एक और नाम आप ज़रूर बोलते, बिस्मिल अज़ीमाबादी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बिस्मिल अज़ीमाबादी ने ये लिखा था मुख्य तौर पे। कई लोग ये मानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, वो जो गलत है, लेकिन बिस्मिल ने इसको पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध कर दिया था। जब उन पर काकोरी कांड के लिए मुकदमा चल रहा था, तो उन्होंने मुकदमे के दौरान
भरी अदालत में इस गीत को गाया था और उसके बाद पूरा देश, वो तो चले गए, उनको फांसी हो गई थी, लेकिन पूरा देश जो है उसमें उस गीत को गा रहा था और आज भी उस गीत को हम लोग सब गीत गाते हैं। तो इस तरह से अब ब्रॉडकास्टिंग हाउस से अब ये आदरणीय संपन्न किया जाता है। अनिल शर्मा जोशी, जय हिंद, जय भारत। उनका विचार तो ये था कि वे सबसे अंत में बोलेंगे, पहले वो चाहते थे कि वो सबकी सुने। आप बताएं। हम तो हमेशा सुझाव चाहते का हैं स्वागत कि रहेगा। हम लोग सबसे पहले मुख्य अतिथि की सुने, तो उन्होंने उस परंपरा को उलट दिया था, लेकिन फिर समय बहुत हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हमारा विलम्ब हुआ इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में, और डॉक्टर साहब को जाना भी है, उनकी मीटिंग है, इसलिए अब हम वापस अपनी परंपरा की ओर आते हैं। मैं आदरणीय श्री अनिल शर्मा जोशी से प्रार्थना करूंगा कि वे आएं और अपने विचार रखें, और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ताली